स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, बिजनेस स्टडीज़ का नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना। सबसे पहले डेफिनेशन मैनेजमेंट की नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो इट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर पीपल। दूसरे लोगों से काम कराने की कला को कहते हैं मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? दूसरे लोगों से काम कराने की कला को कहते हैं मैनेजमेंट। इट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर पीपल। दूसरे लोगों से काम कराने की कला को कहते हैं मैनेजमेंट। मगर अगर ऑथर की डेफिनेशन लें तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling. It is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling to achieve organization goal effectively and efficiently. क्या? To achieve organization goal effectively and efficiently. मैनेजमेंट क्या है? पूरा प्रोसेस है 5 चीज़ों का। जैसे फॉर एग्जांपल रौनक को उगम को मारना है कि भाई आज इसने मेरे को कुछ ज़्यादा बोल दिया, उमंग को मारना है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेगा? प्लानिंग। क्या नीचे जाकर इसको जब अकेला होगा तब इसको मारूंगा। पहले इसने सोचा प्लानिंग को नीचे से मारूंगा, लोगों को बुलाऊंगा। पहले इसने करी प्लानिंग, फिर इसने प्लानिंग के बाद करेगा ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ें इकट्ठा करेगा, है ना, बैट वैट, है ना, झाड़ू वाड़ू जो भी दिखता है, और लोगों को बुला, है ना, ऑर्गेनाइज करेगा क्या क्या चीज़। फिर ये करेगा स्टाफिंग, लोगों को बुलाएगा। इसको पता है यार अकेला मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, तो लोगों को बुलाएगा। यार 4 विशाल भाटी को फ़ोन किया, ईमान हटेला को फ़ोन किया, ठीक है ना, लोगों को बुलाएगा। फिर उनको डायरेक्टिंग करेगा कि देख तू उसको, है ना, इसके मुंह पर, है ना, कपड़ा डालना, तो इसके पाँव खींच लेना, फिर तू इसकी रस्सी बांध के, है ना, बोटे साइज से खींच लेना, फिर बाद में तो उसको धक्का दे देना नाले में। ये इसकी डायरेक्टिंग करेगा। और फिर आएंगे लोग, वो मारने लग जाएंगे। फिर वो क्या, जो जैसा बोला है वैसा करेंगे नहीं, वो अपने हिसाब से मारने, बहुत ज़्यादा ही मारने लग जाएंगे। तो ये आगे रोके, अरे मारोगे क्या, पूरा जान निकालोगे क्या, तो उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। तो ये है प्रोसेस पूरा। प्लानिंग करते हैं पहले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब पे एक एक चैप्टर है तो अपन इसको ज़्यादा पढ़ लेंगे, मगर डेफिनेशन ये है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली। अब एक डेफिनेशन में एक नाम आया, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या आया? इफेक्टिव एंड। तो इन दोनों का मतलब भी समझना पड़ेगा, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब होता है, मेन इसका फोकस होता है टाइम पर काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ भी करके काम टाइम पर होना चाहिए, चाहे रुपये ज़्यादा लगे। मेन फोकस है वर्क डन ऑन टाइम, ठीक है ना। और दूसरा है एफिशिएंट। इसका मेन फोकस होता है मिनिमम कॉस्ट में काम होना, रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन करो ताकि वेस्टेज नहीं हो। क्या नहीं हो? चीज़ों की वेस्टेज नहीं हो। तो ये 2 चीज़ें हैं। इफेक्टिव का मतलब टाइम पे काम होना, और एफिशिएंट का मतलब कम कॉस्ट में काम होना, कम से कम खर्चे में। और कम से कम खर्चे में काम कब होगा हिमांशु टेला? कम से कम खर्चे में काम तब होगा जब आप, है ना, रिसोर्स का पूरा यूटिलाइज करोगे। क्या करोगे? और आप, है ना, उनका वेस्टेज नहीं करोगे। ठीक है ना। अब ये याद रखने में प्रॉब्लम आती है कि यार एक का टाइम है, एक का मतलब है टाइम कम होना, कम टाइम है यानी जितना बोला उस टाइम में होना चाहिए, और एक का है कम खर्चे में होना चाहिए। मगर अपना थोड़ा कंफ्यूज जाता है कौन सा क्या था। तो याद रखने का तरीका, इफेक्टिव के पीछे क्या रहा? टीवी। क्या रहा? इफेक्टिव। टीवी आ रहा ना, टीवी इफेक्टिव। टीवी क्यों खरीदते अपन? चाहे रुपए ज़्यादा लगे मगर हम टाइम पे मैच देख सके, टाइम पे न्यूज़ देख सके, इसलिए खरीदते ना। तो ऐसे याद रखना, इफेक्टिव के पीछे टीवी आ रहा है, या फिर इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव टीवी क्यों खरीदते हैं, ऐसे याद रखना। बस ये कंफ्यूजन के लिए हो, तुमको पता तो रहेगा एक का मतलब है टाइम पे पूरा करना, और एक का मतलब है कम कोस्ट में करना। ठीक है ना। बात है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। क्या आते हैं? अपन ने क्या पढ़ा? पहले डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ा इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है बेटा इफेक्टिव एफिशिएंट में? सबसे पहले जल्दी बता, टाइम वेस्ट मत कर। हाँ ठीक है। अब आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। क्या आता है? मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक। मैनेजमेंट की पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या होता है? यानी मैनेजमेंट जो होता है उसका, मैनेजमेंट बनता ही है या करते ही हैं गोल को अचीव करने के लिए। क्या करते हैं? तो मैनेजमेंट स्टार्टिंग से लास्ट तक सिर्फ इसलिए है कि कैसे अपन गोल को अचीव करें, इसलिए गोल ओरिएंटेड, यानी गोल से जुड़ा हुआ। गोल्स चारों तरफ इसके गोल ही, स्टार्टिंग और एंड। स्टार्टिंग होती है गोल को अचीव करने के लिए, और जैसे ही गोल अचीव हो जाता है मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये गोल ओरिएंटेड है क्योंकि ये बनता है गोल को अचीव करने के लिए। गोल को अचीव करने के लिए इसके सारे प्रोसेस है, और गोल को अचीव होते ही खत्म हो जाता है, इसलिए गोल ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड का मतलब है गोल से घिरा हुआ, गोल से बना हुआ, ऐसा काइंड ऑफ ये समझना। तो कुल लाके इसमें ये लिखना है कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो गोल को अचीव करने के लिए बनता है। इसकी सारी एक्टिविटीज़, सारे फंक्शन है वो सिर्फ गोल को अचीव करने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए गोल ओरिएंटेड है। क्या है? गोल ओरिएंटेड। ठीक है ना। दूसरा, अपन इसकी डेफिनेशन, इसकी तरीका याद किया था। जैसे मयंक है, मयंक ने MS कबाड़ में बैठा है, इसने फुटबॉल का मैच देखा,
फुटबॉल के मैच में देखा हिमांशु हटेला 1 सेकंड में अंदर घुसा और दूसरे सेकंड में गोल कर देता है धमाधम। तो ये फिर इसने देखा गोल हो गया, तो पहला पॉइंट गोल। फिर देखा यार जैसे इसने देखा हिमांशु हटेला अच्छा खेलता है, इसको हर जगह हिमांशु हटेला दिखने लग गया, इसका फेवरेट बन गया, हटेला हर जगह। तो जाके इसको बोला हिमांशु हटेला को, क्या आपको जब से गोल करते देखा है आप मेरे को हर जगह दिखने लगे। हर जगह मतलब परवेसिव, क्या ऑल परवेसिव। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट हर जगह है, आप कहीं पे भी इसको यूज ले सकते हो और हर जगह आपको इसका इंपॉर्टेंस मिलेगी। आप जाओगे ना स्कूल में, पेट्रोल पंप पे, हॉस्पिटल में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा। तो ये ऑल परवेसिव है, क्या है, हर जगह काम आएगा। स्कूल में हो चाहे पेट्रोल पंप में, हर जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा ऑल परवेसिव, ठीक है ना। तो पहले अपन इसको याद करने का तरीका देखते हैं, फिर उसके अंदर मतलब समझते हैं। सबसे पहले इसने हिमांशु हटेला को गोल करते हुए देखा, तो इसका फैन हो गया। पहला गोल, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा जाके इसको बोला मेरे को आप हर जगह आप ही दिखने लगे हो, अगला परवेसिव। फिर इसने ना इसको अपनी मल्टी डायमंड रिंग निकाल के दी हिमांशु को कि आप मेरे को बहुत अच्छा खेलते हुए लगे, लो मल्टी डायमंड रिंग लो। तो अगला पॉइंट है मल्टी डायमेंशन, क्या है मल्टी डायमेंशन, क्या है मल्टी डायमेंशन रिंग निकाल के दी। फिर इसने बोला आप मेरे फ्रेंड बन जाओ। हिमांशु ने कहा मेरे को देखा है और तेरे को देखा है, कहाँ तू कहाँ मैं, ठीक है ना, बट तेरे से बहुत आते हैं। तो अभी इसने मना कर दिया, तो अभी ये पीछे लगातार घूमता रहा, लगातार कहते हैं कंटिन्यूस, क्या कहते हैं कंटिन्यूस। ये पीछे लगातार घूमता रहा, सर फ्रेंड बन जाओ, सर प्लीज फ्रेंड बन जाओ। तो अगला पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस, क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस। फिर ये नहीं माना तो इसने क्या किया, अपने दोस्तों को भेजा, हिमांशु हटेला के पीछे अपने दोस्तों को भेजा, क्या इसको मनाओ। वो सब इसको ग्रुप में घेर के खड़े हो गए, यार बन जाना, क्या है जादू का फ्रेंड बन जाना। तो अगला पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी, क्या है। फिर इसको गुस्सा आ गया यार कि अभी तक तो ये खुद परेशान कर रहा था, अब तो इसने दोस्तों को भेज दिया। तो जाकर इसको बोला सारा डायन जैसा तो मुंह है और तू मेरे से फ्रेंड बनेगा, मेरा फ्रेंड मुंह देखा था डायन जैसा लगता है। तो अगला डायनामिक, क्या है जैसे ही बोला इसने डायन जैसा मुंह है तो इसका दिल टूट गया। इसने कहा यार, इसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मगर ध्यान रखना मैं दिखूंगा नहीं आपको, मगर महसूस होऊंगा हर जगह। मेरे को आपको याद आएगी एक जना था जो मेरे पीछे पड़ गया था, जो दिखता नहीं है वो महसूस होता है, वो होता है इंटेंजिबल, क्या होता है इंटेंजिबल फोर्स। तो ये कहानी है, गोल करा, गोल करते उसको हर जगह दिखने लग गया परवेसिव। फिर उसने अपनी मल्टी डायमंड रिंग दी फ्रेंडशिप के लिए, तो मल्टी डायमेंशन। फिर उसने मना कर दिया, फिर भी लगातार चलता रहा पीछे पीछे कंटिन्यूस। फिर उसने अपने दोस्तों को भेजा, ग्रुप में खड़े हो गए लोग कि भाई, तो ग्रुप एक्टिविटी। फिर उसने मना कर दिया, तो तेरा डायन जैसा तो मुंह है, मैं तेरे को नहीं बनाऊंगा, तो डायनामिक। और फिर जब से चला गया बोला मैं तेरे को दिखूंगा नहीं मगर महसूस होगा, वो है इंटेंजिबल, क्या है इंटेंजिबल। अब आता है इसका मतलब, पहला ओरिएंटेड गोल, मैंने बता देता है गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है गोल को अचीव करने के लिए बनता है, इसकी सारी एक्टिविटीज गोल से ही इफेक्टेड होती है, इसलिए इसको गोल ओरिएंटेड कहते हैं। दूसरा होता है परवेसिव, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह काम आ सकता है, हर जगह है ना, इसलिए ये हर जगह है, इसलिए परवेसिव। तीसरा मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन का मतलब ये 3 तरह का हो सकता है। पहला मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में अपन लोगों को मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, किसको क्या काम देना है, कौन सा आदमी को क्या काम दे, किसको कम काम देना है, किसको ज्यादा काम देना है, लोगों को मैनेज करते हैं। दूसरा होता है वर्क, इसमें अपन वर्क को मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसमें अपन पूरी एक्टिविटीज को, जिसमें वर्क भी आएंगे और पीपल भी आएंगे। जैसे बिजनेस को आप करते हो तो बिजनेस में एक चीज नहीं होती है, बिजनेस में बहुत सारी चीज एक साथ चलती है, रुपया लेना देना, माल खरीदना बेचना, है ना। तो सब चीजों को जब आप पूरे प्रोसेस को, एक्टिविटीज को, प्रोसेस को हैंडल करो, उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्या कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है ना। केस स्टडी आएगी सबकी। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक इंसान निकला गाड़ी पर, देखा तो पेट्रोल पंप है ना, मैनेजर कर रहा था, वो मैनेज कर रहा था लोगों को। फिर शादी में गया, वहां पे मैनेज कर रहे थे, फिर स्कूल में गया, वहां पे यहाँ पे मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई, तो आएगा मैनेजमेंट जो ऑफ परवेसिव है ना, हर जगह व्याप्त है, ठीक है ना। क्लियर है। अभी बता रहा हूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है काम को मैनेज करना, कौन सा काम पहले है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब लोगों को मैनेज करना, कौन सा किसका क्या काम देना है। और ऑपरेशन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटीज या पूरे प्रोसेस को मैनेज करना। जब ऐसी कोई चीज जिसमें बहुत सारे प्रोसेस साथ चल रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी साथ चल रही है, उसको अगर मैनेज करें तो कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। अगला है कंटिन्यूस प्रोसेस, क्या है लास्ट पॉइंट क्या पड़ा बेटा हिमांशु, क्या मैनेजमेंट ऑफ क्या, अगला पॉइंट है कंटिन्यूस मैनेजमेंट, कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसमें अपन पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे ही कंट्रोलिंग करेंगे फिर अपन को पता चलेगा कुछ कमी रह गई या कुछ और अच्छा कर सकते थे, उसके लिए फिर वापस प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक के बाद एक फंक्शन चलता रहता है, फिर लास्ट फंक्शन खत्म होता है, उससे अपन को फिर पता चलता है कि अच्छा या बुरा क्या हुआ, अपन क्या सुधार करना है, फिर उसके लिए वापस अपन ना नए चीज के लिए प्लानिंग करते हैं। इसलिए लगातार चलता रहता है, क्या चलता रहता है लगातार। अगला है इट इज ग्रुप एक्टिविटी, क्या है मैनेजमेंट कभी भी अपने आप का नहीं किया जाता, अकेले का नहीं। आप कभी देखा है किसी इंसान को शादी में या किसी इसकी कंपनी में वहां पे जाकर खुद बोल रहे हो दीपक जाओ सुखान, ये दीपक जाओ वो काम कर, ऐसा होता है क्या, होता क्या है कि अपन दूसरों को बोलते हैं
कि जाओ आप ये काम करो, जा तू जा थाले उठा, तू झाड़ू लगा, तू पोछा लगा, हाँ तू चल, तू शक्ल मत दिखा, तू निकल जा, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो अपन इसमें दूसरों काम करते हैं, तो इट इज, इसमें आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेवल, इट इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर पीपल। इसमें अपन मैनेजमेंट का मतलब ये दूसरों से काम कराना, क्या करना, मैनेजमेंट का मतलब ये दूसरों से काम कराना, इसलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि दूसरों से काम कराते हैं, ग्रुप में काम होगा, एक जना दूसरों को काम करवाएगा। अगला होता है मैनेजमेंट डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है मैनेजमेंट अपने आसपास की कंडीशंस को देखकर, डायनेमिक का मतलब ही होता है जो अपने आप को चेंज करता रहे। तो मैनेजमेंट अपने आसपास की कंडीशन को देखकर खुद को चेंज करता रहता है, अपनी प्रोसेस में, अपनी एक्टिविटीज में और ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की कोशिश करता है। तो मैनेजमेंट डायनामिक है, यानी खुद को आसपास की कंडीशन के हिसाब से चेंज करता रहता है, अपडेट करता रहता है, ठीक है ना, चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश करता है। लास्ट है इंटेंजिबल, क्या आता है, क्वेश्चन करना है, बैठना नहीं है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, यानी कहीं पे भी आपको मैनेजमेंट दिखेगा नहीं। आपको दिखता है क्या, किसी स्कूल में जाते हो क्या यार, क्या कोई आदमी खड़ा होता है बड़ा बॉडी बिल्डर, क्या मैनेजमेंट है, और दूसरे में कोई पतला सा क्या बेकार पे, ऐसा दिखता है क्या, मैनेजमेंट दिखता नहीं है, मगर महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो वहाँ की ग्रोथ होगी, किसी कंपनी का मैनेजमेंट खराब है तो वहाँ वो कंपनी धीरे धीरे कम होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो मैनेजमेंट को महसूस नहीं किया जा सकता है, मगर देखा नहीं जा सकता, मगर महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्स। क्या कहते हैं, ये था पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक। क्या था, अगला टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर अपन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को बांटना चाहें तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का क्या, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मैनेजमेंट से क्या चाहेगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसने क्यों किसी मैनेजर को रख रखा है। ऑर्गेनाइजेशन 3 चीजें जाता है अपने मैनेजमेंट से, उसके मैनेजमेंट करने के, अच्छे मैनेजमेंट करने के या मैनेजर को रखने के 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ग्रोथ, सर्वाइवल, 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट। मैनेजमेंट चाहता है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, इसलिए वो मैनेजमेंट को है ना, कोई भी कंपनी क्यों चाहती है मैनेजमेंट करना, चाहती है ग्रोथ हो हमारी, क्या, इसलिए वो अच्छा मैनेजमेंट चाहती है। तो ग्रोथ, दूसरा सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है कंपटीशन में बंद नहीं हो, हम कंपटीशन को जीत लें, कंपटीशन में हारे नहीं। और प्रॉफिट का मतलब तुमको पता है, ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों के लिए प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, दोनों के लिए प्रॉफिट चाहिए। मेन मोटिव होता है मैनेजमेंट अच्छा हो ताकि वो हमको कमा के दे। तो अपन पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, क्या पढ़ रहे हैं, उसमें 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। तो पहला मैनेजमेंट से अपन ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट से, ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट। क्या है, ग्रोथ, सर्वाइवल और प्रॉफिट। दूसरा सोशल, सोसाइटी क्या चाहेगी, आसपास के लोग क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, है ना, जो एजुकेशन है उसको बढ़ाने में हेल्प करे, जो सोशल एक्टिविटीज होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, अच्छी रेट पर, सही रेट पर अच्छी चीजें प्रोवाइड करे, ठीक है ना, कोई तरह की माल प्रैक्टिसेस नहीं करे, है ना, ये सारी चीजें आएंगे, अच्छी रेट पर सही प्रोडक्ट देवे, अपन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करावे, एजुकेशन बढ़ाने में हेल्प करे, जो सोशल एक्टिविटीज होती है उसमें टाइम टू टाइम पार्ट लेवे, ये चाहेगा सोसाइटी। और भी 2-4 पॉइंट है। और लास्ट में पर्सनल। क्या है, पर्सनल का मतलब क्या है, कोई मैनेजर है उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या चाहेंगे, पर्सनली क्या चाहेंगे एक मैनेजर से, वो चाहेंगे हमको अच्छी सैलरी मिले, दूसरा अच्छा एटमोस्फेयर मिले, और तीसरा हमारे डेवलपमेंट और ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, हम किसी भी मैनेजर के साथ रहे तो हमारा डेवलपमेंट हो। 3 कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव 3 कैटेगरी, ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। मैन ऑर्गेनाइजेशनल होता है ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट। क्या होता है, सोसाइटी, तो सोशल का तुमको बताइए सही रेट पर सही चीज़ है, और पर्सनल में होता है सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छा एटमोसफियर होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। क्लियर है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट रखते हो तो क्या फायदा होता है, तो पहला पॉइंट है हेल्पिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या अपन पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप अच्छा मैनेजमेंट है आपकी कंपनी में तो पहला फायदा होगा इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तूने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, तो बंद कर दो इसको। इट हेल्पिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है ना। दूसरा इट हेल्पिंग अचीविंग पर्सनल गोल। मोबाइल है, उस ग्रुप में फोटो आई हुई देख लें। इट हेल्प, पूनम गांधी हो नीचे तुम्हारे सामने, जब घर पे पढ़ो ना, सामने पूनम गांधी या तो उसकी फोटो सामने होना रखना, और फिर पढ़ना ही है, ठीक है ना। और पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस, क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के। पहला इट हेल्पिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, जो सोचा का इतना प्रॉफिट कमाना, इतनी सेल्स करनी है,
उसको अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। दूसरा होता है साथ में जोड़ देना, स्किप करें मैंने 2-3 पॉइंट, सीधा 4th पॉइंट पर चला गया हूँ, इट हेल्पिंग अचीविंग पर्सनल गोल। क्या ये पर्सनल गोल को अचीव करने में भी हेल्प करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी कमाएगी, तो कंपनी कमाएगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका भी डेवलपमेंट होगा, उनके साथ रहकर सीखोगे, ठीक है ना। तो दूसरा है इट हेल्पिंग अचीविंग पर्सनल गोल, दो इंपॉर्टेंस। तीसरा इट इंक्रीज एफिशिएंसी, क्या इंक्रीज एफिशिएंसी, ये पॉइंट बहुत अच्छा है देखना। अगर मैनेजर अच्छा होगा तो क्या होगा, अपने अंडर में जो लोग हैं उनके लिए जो फालतू काम है, अनप्रोडक्टिव काम है, लेंथी काम है, उसको हटा देगा। जितना हो सकता है वो है ना अपने एम्प्लॉय से ना इजी तरीके से काम करवाएगा, और उनको कम पार्ट में छोटा छोटा काम कराए, डिवीजन ऑफ वर्क करके काम कराएगा। उससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, काम करने का तरीका। एक होता है आपको बोरिंग तरह से कोई पढ़ा रहा है, और एक हो रहा है हंसी मजाक करके पढ़ा रहा है। तो आपकी क्या होती है, आप 1 घंटे की जगह शायद 1.5 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, ठीक है ना। वही अगर आपको कोई बोरिंग जैसे पढ़ी बुक पढ़ी, इधर समझा दी, बुक पढ़ी वापस को हिंदी समझा दिया, तो क्या होगा, आप बोर हो जाओगे और आप 1 घंटे का आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे। तो वैसे ही अच्छे मैनेजर का फायदा क्या होता है, वो अपने अंडर में जो लोग काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, अनप्रोडक्टिव चीजें हटा देता है, फालतू चीजें हटा देता है, लेंथी प्रोसेस हटा देता है ना। जितना ईजी हो सकता है टास्क को ईजी कर लेता है, स्पेशलाइजेशन कर लेता है, जिस आदमी को जो काम अच्छा लगता है उसको वो देता है, इस तरह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगला होता है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा मैनेजर जो होता है ना, मैनेजमेंट, वो कोशिश करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको समझे भी, एक्सेप्ट भी करे, और उस चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला भी देता है कि हम है ना जल्दी से है ना डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, यानी चेंज बदलते हुए एटमोसफेयर के हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी बदल जाए। जैसे अभी हो रहा है स्कूलों में, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो जो डायनामिक मैनेजमेंट था, अच्छा मैनेजमेंट था, उन्होंने क्या किया, जल्दी से जल्दी, जैसे ही पता चला ज्यादा दिन चलेगा, हाथों 2-4 दिन में ना ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। कुछ स्कूल है जो अभी तक नहीं कर पाई, तो ये होता है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आसपास में हो रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को वैसा बनाना। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपका वो है ना, उसकी इंपोर्टेंस क्या होगी, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बना देगा। क्या बना देगा, डायनामिक का मतलब होता है आसपास में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी वो चेंजेस। और लास्ट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्या है, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो खुद का तो ग्रोथ करेगा ही, खुद की कंपनी का तो, और खुद कंपनी की ग्रोथ होगी तो वो उतना ही ग्रोथ है ना सोसाइटी के लिए भी हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और काम मिलेंगे, और नई इंडस्ट्री लगाएगा तो लोगों को और काम मिलेंगे, तो सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये है इंपॉर्टेंस। बोलना सारे पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंस के जल्दी से, इंपॉर्टेंस के पॉइंट अभी बोलता है ना। हाँ, पहला पॉइंट होता है हेल्पिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, दूसरा हेल्पिंग अचीविंग पर्सनल गोल, तीसरा इंक्रीज एफिशिएंसी, फोर्थ क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। ये इसके इंपॉर्टेंस क्या है। अगला आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, अगर आज मैं बोलूं कि हिमांशु होटेला का नेचर उमंग जैसा है, हाँ या ना, तो तुम क्या बोलोगे, सर उमंग तो पढ़ता है, हिमांशु होटेला पढ़ता नहीं है। उमंग स्मार्ट है, हिमांशु को आप देख ही लो, ठीक है ना। उमंग की अकाउंट अच्छी है, हिमांशु को तो आपको पता ही डबल गोल है। तो सर कुल मिलाकर है ना, हिमांशु और उमंग में कोई भी चीज़ मैच नहीं करी है, इसलिए हिमांशु और उमंग का नेचर मैच नहीं करता है, इसकी नेचर नहीं है। वैसे ही अपन क्या करेंगे, अपन नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो अपन उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अपन सोचेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट एज साइंस, तो अपन पहले साइंस की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑफिस में तो देखेंगे क्या मैनेजमेंट में ये कॉपी हो रही है या मैच हो रही है, तो अपन कहेंगे हाँ मैनेजमेंट साइंस है। अगर नहीं हो रही तो अपन कहेंगे साइंस नहीं है। तो अपन पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन बोलते हैं क्या मैनेजमेंट एज ए साइंस, क्या मैनेजमेंट साइंस है, पूछ रहे हैं अपन, बता नहीं रहे। तो अपन देखते हैं साइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है, साइंस में किसी भी चीज का सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। सिस्टमेटिक बुक्स है, उसके हर ग्रेड टू ग्रेड एक के बाद आपको आगे से आगे बताएंगे। पहले आपको बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद है ना, और उसकी सारी बुक्स भी अवेलेबल है आगे से आगे सिस्टमेटिक। तो आप क्या होगा, साइंस में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलता है। आपको क्या मिलता है, सिस्टमेटिक ढंग से नॉलेज मिलता है। सबसे पहले आपको बेसिक चीज समझाएंगे क्या होता है, फिर उसके बाद उसको आगे, फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, और उसकी सारी बुक्स भी अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरा होता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड रिपीटेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल बने हैं वो लोगों ने बार बार खुद पे एक्सपेरिमेंट करके, खुद पे रिपीटेशन करके फिर है ना उसको बनाया है। जैसे कोई भी आप प्रिंसिपल ले लो ग्रेविटी का, तो उसने बार बार देखा हर जगह फैल के बॉल को गया नीचे गिरती है। जिसने देखा हाँ यार हर जगह हो रही है, तब उसने कहा यार ग्रेविटी का एक है ना प्रिंसिपल है कि भाई जहां पे बॉल कुछ भी फेंकोगे नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो जो इसके प्रिंसिपल बने वो एक्सपेरिमेंट से, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से, और किससे बने, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, और किससे बने इसके प्रिंसिपल, हाँ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से बने। और तीसरा होता है
यूनिवर्सल एप्लीकेबल, इसके जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है साइंस के। आप हिमांशु टेलर के घर पे बॉल जाके फेंकोगे नीचे गिरेगी, विशाल भाटी के घर पे बॉल जाके नीचे, उमंग के घर पे ऐसा होता है कि बॉल फेंको ऊपर ऊपर चले जाते हैं, वाह यार ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं बोलना पड़ता है कि भाई ग्रेविटी का नियम हिमांशु टेलर के घर पे बॉल फेंकोगे तो नीचे गिरेगी, मगर उमंग के घर पे नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। आप बोलोगे बस ग्रेविटी का नियम है, कुछ भी चीज फेंकोगे नीचे गिरेगी। मग ये तीन चीजें रहती है साइंस में। पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, एंड तीसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबल। मगर क्या ये तीनों चीजें मैनेजमेंट में मिलती है? क्या मैनेजमेंट में तीनों चीजें हैं, हाँ या ना? कौन कौन से मिलती है, कौन कौन से नहीं मिलती है? यूनिवर्सल वैलिडिटी मिलता है? नहीं मिलती है। और तो इसमें नहीं मिल रही है, अपना यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होते इसके प्रिंसिपल। आपको मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रिंसिपल यूज लेना पड़ता है, किसमें सेंट्रलाइजेशन यूज लेना पड़ता है, किसी में डिसेंट्रलाइजेशन यूज। तो जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से अपन को प्रिंसिपल्स को चेंज, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज कर सकते हो आप कंडीशन देख के। मगर साइंस के यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। क्या होता है? क्योंकि तीनों चीजें मैच नहीं करी, लास्ट वाला पॉइंट मैच नहीं करा मैनेजमेंट में, यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह एज इट इज काम नहीं आते, थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो अपन कहेंगे मैनेजमेंट साइंस नहीं है। क्या नहीं है? एग्जैक्ट साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है या सोशल साइंस है। क्या है? अगर क्वेश्चन आ जा रहा है व्हाई मैथमेटिक्स इज सॉफ्ट साइंस एंड सोशल साइंस, तो आपको बताना है कि साइंस की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें ये मैच नहीं करती है, एक करती है, दो नहीं करती है, इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट या दो करती है, एक नहीं करती है, इसलिए हम कहेंगे मैनेजमेंट साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। क्या है? अगला आता है क्या, मैनेजमेंट आर्ट है। तो पहले अपन आर्ट को देखेंगे, आर्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं? पहला हो गया मैनेजमेंट साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? नहीं, सॉफ्ट साइंस है। क्या है? एग्जैक्ट साइंस नहीं है। दूसरा होता है मैनेजमेंट आर्ट है। क्या? तो आर्ट देखते हैं पहले, आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आपको कोई भी आर्ट सीखनी है तो पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाना सीखने वाले हो तो पहले आपको सरगम के बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, सीखना पड़ेगा सारे गम। कोई भी आर्ट होते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हो, आर्ट है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कितने प्लेयर होते हैं, क्या एलबीडब्ल्यू क्या होता है, कैसे आउट होते हैं। तो हर आर्ट में पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। क्या होता है? दूसरा होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। क्या होता है? आर्ट डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन पर। एक गाना अगर मैं गाऊं तो हो सकता है लोग वाह वाह करें और फूल फेंके, वही गाना गवर्जा गावे तो हो सकता है टमाटर फेंके उसके ऊपर, ठीक है ना, अंडे फेंके, गाले देवे, तो है गाना वही, मगर पर्सन टू पर्सन क्या जाती है, आर्ट चेंज जाती है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब है एक ही आर्ट को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। और तीसरा होता है बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। आर्ट डिपेंड करती है आपकी क्रिएटिविटी पर और प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप क्रिएटिव हो उतनी ज्यादा आपकी आर्ट अच्छी दिखेगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, सचिन तेंदुलकर 12-12 घंटे नेट प्रैक्टिस करता था, तब जाकर वो इतना अच्छा खेलने लगा। तो कोई भी आर्ट कितनी अच्छी होगी वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पर और प्रैक्टिस पर। आगे देख लो, और आगे देख लो, जो पढ़ा रहा हूं तो ध्यान है नहीं, आगे देख लो। 3 पॉइंट बोलना आर्ट के। तो 3 पॉइंट है आर्ट के। पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और तीसरा बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। ये तीनों चीजें है ना मैनेजमेंट में मिलती है। मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके भी प्रिंसिपल है, उसकी भी बुक्स है। दूसरा वो भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, एक ही स्कूल को एक जना बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है, दूसरा बहुत बुरी तरह से मैनेज करता है, और तीसरा ये भी क्रिएटिविटी पर और प्रैक्टिस पर है। जो आदमी जितना मैनेजर जितना क्रिएटिव है, जितना वो एक्टिविटीज कराकर और नई नई एक्टिविटीज उतना ज्यादा उसकी कराकर है ना काम कराता है, उतनी उसकी टीम अच्छा काम करती है। तो ये भी है ना प्रैक्टिस, और इसलिए अपन कह सकते हैं ये भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। क्या है? मैनेजमेंट आर्ट, क्योंकि आर्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती है मैनेजमेंट से। अगला होता है मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। क्या है? पहला प्रोफेशन। अब आता है प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक पर कि प्रोफेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में कोई पर्टिकुलर एक चीज का अपन को पूरा नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए आपको, एक चीज का पूरा नॉलेज दिया। अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको है ना डॉक्टर से रिलेटेड यानी मेडिकल लाइन से रिलेटेड जो भी चीज होती है, कैसे क्या करना है, कौन सी दवाई देनी चाहिए, कैसे, उसका पूरा आपको है ना नॉलेज दिया जाता है। तो एक चीज का पर्टिकुलर पूरा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है प्रोफेशन में पर्टिकुलर एक चीज का पूरा नॉलेज दिया जाता है। वेल डिफाइंड का मतलब पूरी तरह से आपको नॉलेज दिया जाएगा, तब जाकर आप उसके प्रोफेशन बन जाओगे। दूसरा अगला आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या आता है? आज गवर्जा घर पे बैठी है, कह रही है बोर हो रही हूँ, क्या क्या नया करते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या बांगड़ कॉलेज में जाकर मुंह उठाकर अंदर घुसा हुआ कैसे हटो मैं करूंगी आज ऑपरेशन, मेरे को करना तो चीफ फाड़ करने देंगे क्या इसको? है म्यूनसिपलिटी में तो घुसने नहीं देते, हॉस्पिटल में घुसने देंगे क्या इसको? तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हर कोई नहीं घुस सकता, जिसके पास डिग्री है, जिसने पर्टिकुलर पूरा कोर्स पूरा किया, डिग्री ली है, प्रैक्टिस की, सर्टिफिकेट लिया, वही कर सकता है, हर कोई नहीं घुस सकता। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तीसरा हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन।
हर एक प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है, क्या होती है, काउंसिल मेंबर होते हैं, एसोसिएशन होती है। जैसे आप डॉक्टरों की एसोसिएशन होती है, वकीलों की एसोसिएशन होती है, सीए की एसोसिएशन होती है, होता है ना, वकीलों ने आज वकील एसोसिएशन ने आज हड़ताल कर दी, डॉक्टरों की एसोसिएशन हड़ताल, हर एक प्रोफेशन की एसोसिएशन होती है, क्या होती है, हर, ठीक है ना। अगला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट या एथिकल कोड्स। हर एक प्रोफेशन में एथिकल कोड होते हैं। क्या होते हैं बेटा हटेला जी, क्या होता है एथिकल कोड का मतलब तुमको पता ही है। कोड का मतलब रूल्स नहीं होते हैं, मगर आपको बोला जाता है ये चीज आपको करनी चाहिए। डॉक्टर को बोला जाता है बिना बात के या झूठे तरीके से आप किसी को रुपए चार्ज नहीं करोगे, कोई है ना, गलत दवाई नहीं दोगे। वकीलों को बोला जाता है आप गलत आदमी का केस नहीं लड़ोगे, झूठ नहीं बोलोगे, बोला जाता है। करे नहीं करे उनके ऊपर है। तो कोड होते हैं उनके, एथिकल कोड होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट और है क्या कुछ, सर्विस मोटिव। सबसे लास्ट पॉइंट है प्रोफेशन जो होता है ना वो सर्विस मोटिव के लिए होता है। कोई भी प्रोफेशन होगा वो आपको सिर्फ सर्विस देगा। कभी देखा है क्या डॉक्टर को, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी धड़कन नाप रहा है, फिर वो आपको निकाल के दे रहा है, ले जाओ ये मैं 500 बेच रहा हूँ, या आपको कैची ला के लेके दे रहा है, ले जाओ 100 रुपए में, ऐसा होता है क्या। या बीपी का वो नाप कर आपको देता है 500 में ले जाओ बेच रहा हूँ, वो चीजें नहीं बेचते, वो सर्विस देते हैं। क्या देते हैं, वो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं अपनी, ठीक है ना। अगला तो अब अपन देखेंगे क्या प्रोफेशन है, प्रोफेशन नहीं है, ऑन द पाथ ऑफ प्रोफेशन है। आने वाला आज की तारीख में अभी इसके ना मैनेजमेंट लोगों की है ना काउंसिल नहीं होती है, एसोसिएशन नहीं होती है, मगर हमको लगता है आने वाले टाइम पर एसोसिएशन होगी, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन बनने के पाथ पर है, आज नहीं तो मगर कल होगा। अभी एसोसिएशन नहीं है किसी भी मैनेजमेंट, ऐसा नहीं सुना कभी मैनेजमेंट एसोसिएशन हुई और ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आर्ट है, क्या है, साइंस है क्या मैनेजमेंट, तो क्या है, हाँ प्रोफेशन है क्या मैनेजमेंट, क्यों नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या बेटा, तो क्या है फिर, ऑन द पाथ ऑफ प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें अभी तक मैनेजमेंट के एसोसिएशन नहीं बनी हुई है, ठीक है ना। अगला पॉइंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट हो गया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजर लेवल या लोअर लेवल, कुछ भी मान लो। टॉप लेवल है ना। अब इसमें होगा क्या देखना, इसमें तुमको क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में तुमको है ना काम दे दिया जाएगा। XYZ लिमिटेड में एक बंदा है, वो है ना उस कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, उस कंपनी की पॉलिसी डिसाइड करता है, रूल, तो वो कौन से लेवल पर है, तो आपको इसके काम याद रखने पड़ेंगे। टॉप लेवल वाले तुमको पता है CEO होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है। ये देखना ऑफिस, जैसे प्रिंसिपल मैम हुई, उन्होंने एक प्लानिंग बना दी, ऑब्जेक्टिव बना दिया, भाई सितंबर तक कोर्स बनाना चाहिए, तो उनका काम होता है ऑब्जेक्टिव बनाना, प्लानिंग बनाना, पॉलिसीज बनाना। वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं मिडिल लेवल वाले, वो उस मिडिल लेवल वाले उस पर पूरी ना एक्सरसाइज करके, उसको एलिब्रेट करके उसके लिए कि भाई कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव तो दे दिया है, करना कैसे है, उसके लिए वो पूरा उसको ना डिटेल में उसको वापस है ना उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और फिर वो ब्लूप्रिंट बना के है ना, जैसे प्रिंसिपल मैम ने दे दिया अभिलाष सर को, सर ये करवाना है, अभिलाष सर है ना पूरी इसकी बनाएंगे, दीपक सर आपको ये करना है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको है ना इस तारीख तक करना है, देखो आप इस मंथ में इतना चैप्टर पूरा करा देना। और लास्ट में जो लो लेवल होता है वो उसको ग्राउंड लेवल पे उसको पूरा करता है, एग्जीक्यूट हार्डवर्क, और वो है ना वो करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये 3 लेवल होते हैं। आएगा क्या फिर बताऊँ, इनके काम दिए हुए होंगे, आपको पहचानना पड़ेगा लो लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है। काम दिए हुए होंगे आपको, सुपरवाइजर लेवल है, ठीक है ना। मेनली टॉप लेवल और मिडिल लेवल वाला आ जाता है, क्लियर ना। अलग अलग काम होते हैं, कौन कौन से काम अपन देखते हैं। टॉप लेवल के काम पहला बोलना बेटा, बराबर जा। अरे बेटा मैं काम पूछ रहा हूँ, काम पहला काम क्या होता है, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल का पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। दूसरा काम ट्रेनिंग प्लान एंड पॉलिसी, ट्रेनिंग जो देनी है अपने अंडर वालों को, उनको कब ट्रेनिंग देनी है और कब कैसे देनी है, उसकी पॉलिसी और प्लान बनाते हैं। तीसरा असेंबलिंग रिसोर्सेज, कहाँ से पढ़ रहा था पूरा जियो बना क्या खोल के बैठा है, हाँ। पहला पॉइंट है, वापस बोलना, पहला टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे। दूसरा रूल्स पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, क्या ऑर्गेनाइज पूरे साल में, पूरे 1 महीने में या 1 क्वार्टर में क्या ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्टिविटीज करनी है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, हाँ मेन काम होता है इनका रिसोर्सेज को असेंबल करना, जो चीज़ अपन ने सोच ली है उसको करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए
जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसको करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव जो करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उनको ऑर्गेनाइज, उनको इकट्ठा करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम इनका होता है। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का वेलफेयर हो, है ना, उसके लिए जो करना पड़े वो सब ये डिसाइड करते हैं, ये इनके काम है टॉप लेवल का। और क्या कोई बोलो। हाँ, और लाइजिंग का मतलब होता है बाहर वाले लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना उनको, ताकि वो अपने काम हो सके उनके साथ। लाइजनिंग का मतलब होता है उनसे अच्छे रिश्ते बनाए के रखना, ठीक है ना, आउटसाइड द वर्ल्ड, क्योंकि बाहर से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी करानी पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या होता है बेटा लाइजनिंग ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड? क्या होता है विशाल भाटी लाइजनिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड? हाँ, अपना बहुत सारे काम है ना, जिनको भी नहीं पढ़ना है, जिनको ध्यान नहीं रखना है, एक बार सुनने के बाद जिनको नहीं समझ में आता, बेटर है कल से क्लास में मत आना। अगर सोने के लिए आना है तो बेटर है घर पे सो, यहाँ पे मत आओ। हर ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से काम पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिसर से काम पड़ता है, ऑफिसर ऑफ, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनसे लाइजनिंग करनी पड़ती है। लाइजनिंग का मतलब अच्छे रिलेशन क्रिएट करने पड़ते हैं, उनके टाइम टू टाइम उनको अपने फंक्शंस में बुलाना, उनके फंक्शंस में जाना, उनको कोई गिफ्ट देना, इस तरह से, ताकि वो उनके काम कभी अटकावे नहीं। इसको कहते हैं लाइजनिंग। ये काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है, टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट करते हैं ये। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट हो गया। बात अपन मिडिल लेवल के कामों पर। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इनमें से भी काम दिया हुआ होगा आपको, बोलेंगे तो कौन सा लेवल का काम है, तो आप कौन सा लेवल वाला मैनेजमेंट है, तो हम बोलेंगे टॉप लेवल का। बोल दिया भाई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया टॉप लेवल, ठीक है ना। एक ऑफिसर गया कंपनी का, उसने बाहर के ऑफिसर्स को है ना गिफ्ट विफ्ट दिए, तो लाइजनिंग कर रहा है, ये टॉप लेवल का काम है। नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल के क्या काम होते हैं, बोलना। वापिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल। ये जो इनको पॉलिसीज मिली ऊपर से टॉप लेवल से, उसको इंटरप्रेट करना, समझ जाना, पूरा एलोबरेट करके कैसे करेंगे उसको लोअर लेवल तक पहुंचाना, कि भैया आया है ऊपर से काम, अपन ऐसे से करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना, इंटरप्रेट का मतलब होता है कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए पूरी डिटेल में उसके बात करना, और वो उनको लोअर लेवल तक पहुंचाना। भैया प्रिंसिपल सर ने दिया है, अपन को इस तरह से पूरा करना है, लोअर लेवल तक अपनी जो पॉलिसी आई है ऊपर से उसको इंटरप्रेट करवाना। नेक्स्ट, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की, जो एक डिपार्टमेंट की जो टॉप लेवल होता है वो पूरे कंपनी की है ना एक्टिविटीज डिसाइड करता है, मगर जो लो लेवल है या सॉरी मिडिल लेवल है वो अपने डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को है ना डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज क्या रहेगी, कैसे रहेगी। तो पहला पॉइंट था इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज टू लोअर लेवल, अपनी पॉलिसी को लोअर लेवल तक इंटरप्रेट कराना, समझाना। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। अगला, हाँ, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। जो बीच वाले लेवल होंगे वो अपने डिपार्टमेंट के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए उनका सिलेक्शन करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, क्योंकि ये मिडिल लेवल है और इसके अंडर में लोग काम करते हैं, तो ये अपने अंडर वाले लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटिंग पीपल टू एग्जीक्यूट देयर वर्क, टू परफॉर्म देयर वर्क। अगला, लास्ट में जो अपने मोटिवेट किया, उनको डायरेक्ट किया, उसके बाद वो काम करेंगे, उसमें कुछ गलतियां करेंगे या जल्दी नहीं करेंगे, लेट करेंगे, उसके लिए होता है लास्ट कंट्रोलिंग द लोअर लेवल एम्प्लॉइज। कंट्रोलिंग, उनको कंट्रोल करना कि भाई टाइम पे करो, रूल्स फॉलो नहीं करो तुम लोग, ये सब काम होते हैं मिडिल लेवल के। किसके होते हैं, सॉरी, ये सब काम होते हैं मिडिल लेवल के। अगला होता है लोअर लेवल या सुपरवाइजर लेवल। और उसमें कुछ बचा है क्या मिडिल लेवल में? और कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल का एक और काम है, एक और है या दो है? हाँ, तो कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, इनका काम होता है खुद के डिपार्टमेंट हेड है ना, जो दूसरे डिपार्टमेंट हेड से बात करते रहे, उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा आगे पीछे करे अपने शेड्यूल को। अगला, हाँ, लास्ट पॉइंट तो वो यही है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने जो प्लान फ्रेम किए हैं, बनाए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना, पूरा कराना। ऐसा नहीं सिर्फ बोल दिया, अब उसको पूरा कराने का काम इनका होता है। ये होता है मिडिल लेवल का, होता है लोअर लेवल का। बोलो पहला काम, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स। जो लोअर लेवल पे आते हैं उसमें भी एक सुपरवाइजर होता है। अभी अपन बात कर रहे थे मैनेजर की, है ना, हर एक डिपार्टमेंट एक हेड होता है, जैसे अभिलाष सर है ना। अब आते हैं अपन सुपरवाइजर पर, अपन बात कर रहे हैं फैक्ट्री पर जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक सुपरवाइजर होता है ना। सुपरवाइजर जो उनका ध्यान रख रहा है 10 जनों का 20 जनों का, वो उसका क्या काम होता है, अपने जो ग्रीवेंस है वर्कर्स की, जो कमियां हैं, जो परेशानियां है, उसको है ना ऊपर तक पहुंचाना।
तो रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जो ग्रीवेंस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको रिप्रेजेंट करना, वो आगे बोलेगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है वर्कर्स को। दूसरा गुड भाई, ये कोशिश करेगा जो अपने वर्कर काम कर रहे हैं 10 जने 20 जने, उनको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए जो भी कर सकता है करे, नहीं तो टॉप लेवल को बोले। 2 पॉइंट बोलना बेटा हिमांशु। रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स, और दूसरा होता है मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स। नेक्स्ट, ये इसका तीसरा काम होता है ये देखना कि जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनका वर्कर वो सेफ रहे, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हो जिनके लिए अनसेफ हो, है ना, मशीन की या लाइट की, ऐसा कुछ भी, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, देखना सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अगला, हाँ हाँ, हेल्पिंग मिडिल लेवल, जो मिडिल लेवल था उनको रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में हेल्प करना। क्या करना, अगर मिडिल लेवल में कोई इंटरव्यू रखा है तो इंटरव्यू को एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, उसमें ये हेल्प करते हैं सुपरवाइजर लेवल वाले, नीचे वाले, ठीक है ना। हेल्पिंग मिडिल लेवल फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अगला, जो वर्कर्स उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनके सजेशन को वेलकम करना, उनको टाइम टू टाइम पूछना, कोई सजेशन दो, और कोई आवे तो उनको वेलकम करना, हाँ भाई बेटा बताओ हम सोचेंगे इसके बारे में। ये सब काम होता है सुपरवाइजर लेवल के। और कुछ है, हाँ, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है अपने, इस इतने कलर का माल होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए, इससे कम स्टैंडर्ड का, उसको मेंटेन करने का काम इनका है कि कोई भी क्वालिटी में ना उनकी कलर साइज या उसका जो वेट है वो चेंज नहीं हो, एकदम क्वालिटी वैसे बनी रहे, उसको देखने का काम इनका, ठीक है। नेक्स्ट, बूस्टिंग द मोराले ऑफ एम्प्लॉय। मोराले का मतलब होता है कॉन्फिडेंस लेवल। क्या होता है, इनका काम होता है सुपरवाइजर लेवल का, उनके अंडर में 10-15 जने जो भी काम करें उनको टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंस लेवल को उसको बनाए रखें, उनको बोलते रहे कम ऑन तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस करते हैं, ठीक है ना, ये इनका काम है। हो गए सारे। और लास्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये इनका काम है देखना, क्योंकि वो एक्चुअल में है ना ग्राउंड लेवल पर वो खड़े रहते हैं, काम होते हुए वो देखते हैं, तो कोई भी चीज़ का वेस्टेज नहीं हो, रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं हो, इनका काम है। अगला आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हो गया। अगला आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 5 जो नाम आए थे वही है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि इनका खुद का अलग चैप्टर है तो अपन इनके बारे में अलग अंदर से चैप्टर में पढ़ लेंगे आगे से आगे। लास्ट होता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है मैनेजमेंट का, इसको कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग द ग्रुप एफर्ट्स। क्या होता है सिंक्रोनाइजिंग द ग्रुप एफर्ट्स, सारा जो भी काम कर रहे हैं वो सब एक दिशा में, एक ही फ्लो में और एक ही गोल को लेकर काम करे, उनका डायरेक्शन एक ही तरफ हो, उसको देखना होता है कोऑर्डिनेशन। बहुत कुल मिलाकर सब लोग जो कर रहे हो वो एक ही डायरेक्शन में काम करे, ये देखना ही होता है कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइजिंग द ग्रुप एफर्ट्स, क्या होता है सिंक्रोनाइजिंग द ग्रुप एफर्ट्स या सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय, अपने अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स सिंक्रोनाइज हो, एक ही दिशा में हो, एक जैसे हो, है ना, और एक ही मोटो को लेकर हो, ये देखना ही होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है सुनील भाई कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में बोल, इंग्लिश है ये, 3 बार इंग्लिश में बोला मैंने, तीसरी बार क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेशन, क्या होता है कोऑर्डिनेशन। कल दोनों आना मत, कल से उठ कर ध्यान रखना सुबह सुबह, अगर पढ़ाई नहीं होती तुमसे। 3 बार बोला सिंक्रोनाइजिंग द ग्रुप एफर्ट, सिंक्रोनाइजिंग पता नहीं चलता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स है, क्या है सिंक्रोनाइजिंग द ग्रुप एफर्ट या फिर सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या आती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक इट इंट्रीगेट ग्रुप एफर्ट्स, ये अब जो ग्रुप एफर्ट्स है यानी अपने अंडर में लोग जो काम कर रहे हैं उनको इंट्रीगेट करता है, उसको एक साथ लाता है। क्या लाता है, एक साथ लाता है, सबको एक ही दिशा में लेने के लिए कोशिश करता है, एक साथ लाता है, आओ साथ में काम करें, ये काम कोऑर्डिनेशन का है। ऐसा नहीं कोई काम कुछ और कर रहा है, कोई और दिशा में काम कर रहा है अलग डायरेक्शन में, पहला। दूसरा, हाँ एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ये देखता है यूनिटी ऑफ एक्शन यानी सब मिलकर काम कर रहे हो। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है भेदभाव अपने विचारों में अलग अलग नहीं, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एक ही गोल को लेकर एक साथ एकता का हो, सब में एकता हो, यूं नहीं कि कोई और कुछ करने के बोल रहा है, कोई और कुछ बोलने में एक दूसरे में है ना लड़ रहे हैं, तो यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है। तीसरा, कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको कोऑर्डिनेशन हर एक नए प्रोसेस में, और इवन उस प्रोसेस के अंदर भी हर उस काम में भी बार बार करना पड़ेगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा सब मिलकर काम कर रहे नहीं कर रहे, सब एक जैसे कर रहे नहीं कर रहे, मेरे को बार बार देखना पड़ेगा कि सब मेरे को सुन रहे नहीं सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई बीएससी पढ़ रहा है, कोई अकाउंट पढ़ रहा है, या कोई है ना बीएससी पढ़ते पढ़ते मोबाइल चला रहा है, तो ये बार बार देखना पड़ेगा हर थोड़ी देर में। अगला, प्राइवेसी का मतलब ये हर लेवल पर होता है कोऑर्डिनेशन, हर लेवल पर, हर ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पर है, आपको टॉप लेवल में भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा, मिडिल पे भी करना पड़ेगा, सुपरवाइजर लेवल पे भी करना पड़ेगा, प्राइवेसी का मतलब हर लेवल पर। अगला, ये मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर है,
किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी कंपनी का, सबका है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन करना। उसके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको देखना चाहिए सब मिलकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब एक गोल को लेकर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगला डेलिब्रेट फंक्शन होता है, क्या होता है, ये बोला नहीं जाएगा आपको, बिना बोले मन से करना पड़ेगा। कोई आगे नहीं बोलेगा बेटा कोऑर्डिनेशन कराना है, हर मैनेजर का काम है बिना बोले कि भाई उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक जैसे कर रहे हैं काम, एक जैसी चीज कर रहे हैं, है ना, एक गोल को लेकर कर रहे हैं। अगला हो गए। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंस, क्या आते हैं, क्या होती है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। पहला होता है ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे साइज बड़ी होगी, अगर आप छोटे ग्रुप, अगर 2 जने पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2 जनों में आराम से कोऑर्डिनेशन हो जाता है। मगर 25 जने पढ़ रहे हैं, 50 जने पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। कोई आगे चल रहा होगा, कोई पीछे चल रहा होगा, कोई इधर उधर देख रहा होगा। वैसे ही जैसे साइज बढ़ती जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वैसे ही कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है। जितनी बड़ी साइज होगी उतनी ज्यादा एक्टिविटी, उतने सारा डिपार्टमेंट उनको कोऑर्डिनेट करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो जितना साइज बड़ी होगी उतनी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। दूसरा होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है अगर आपके कंपनी में डिपार्टमेंट जो बने हुए वो फंक्शंस के हिसाब से बने हुए, क्या बने हुए, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक काम होता है, क्या होता है बेटा फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब अगर कंपनी में डिपार्टमेंट ऐसे बने हुए हैं कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में एक काम ही होता है, तो उसको जैसे परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज का काम, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स का काम, तो उसमें क्या होगा, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना काम ध्यान रखता है, दूसरे डिपार्टमेंट को ज्यादा पता नहीं होता। ऐसे में आपको कोऑर्डिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताना पड़ेगा इतना माल खरीदा है तो इस बार इतना बेचना है, इस बार इतनी सेल्स की डिमांड आई है तो आपको इतना खरीदना पड़ेगा, उनमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लास्ट है स्पेशलाइजेशन। क्या होता है स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है हर आदमी को सिर्फ वही काम देना जिसमें वो एक्सपर्ट हो, उसको सिर्फ एक काम दिया हुआ है, जिसका वो स्पेशलिस्ट है उसको वही काम करना। ऐसे में क्या होता है वो सिर्फ अपने काम के बारे में जानता है, दूसरी चीजों के बारे में कम जानता है। ऐसे में उसको कोऑर्डिनेट कराना पड़ेगा कंपनी से, तब जाके उसको, तो जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितना बड़ा फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा, उतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये है पूरा चैप्टर, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट कर देना।